सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की तरफ से एक पत्र मैंने संबंधित अधिकारीगण को भेज रखा था, जिस पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर सुनवाई चल रही है। विगत 23 दिसंबर को उस संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक के बिहाफ पर अपर शिक्षा निदेशक शिविर गणेश कुमार जी ने जवाब दिया। मेरे द्वारा उस पर आपत्ति उठाया गया। पुनः 30 दिसंबर 2024 को एक जवाब आया है। वह जवाब भी स्पष्ट नहीं है। नवीनीकरण का जिक्र बार बार किया जा रहा है उस पत्र के माध्यम से, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि किस सन के विद्यालयों का मान्यता जो हुआ है उसका नवीनीकरण होना है। एक वर्षीय मान्यता जो 2021 के बाद हुए हैं उनका नवीनीकरण होना है, या 2021 के पहले के जो 3 वर्षीय और 5 वर्षीय मान्यताएं विभिन्न शासनादेशों के तहत दी गई हैं, अस्थायी मान्यताएं, उनका नवीनीकरण होना है या अस्थायीकरण होना है। जैसा कि संगठन द्वारा बार बार यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि अगर विद्यालयों का नवीनीकरण, अस्थायीकरण किया जाना है तो उसके लिए अलग से शासनादेश जारी हो और कितने रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से नवीनीकरण शुल्क विद्यालयों को जमा करना है, यह भी स्पष्ट किया जाए। किस आधार पर नवीनीकरण होगा, यह भी स्पष्ट किया जाए। और अगर अस्थायीकरण होना है तो अस्थायीकरण के साथ ही प्रधानाध्यापक, अध्यापक और कर्मचारियों का अनुमोदन होना है या नहीं होना है। अस्थायी मान्यता होने के बाद, जैसा कि पहले से ही आदेश रहा है कि विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाता था या वेतन वितरण अधिनियम के तहत उन्हें वेतन भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, उनके प्रधानाध्यापक, अध्यापक और कर्मचारियों का, वह किया जाना है कि नहीं किया जाना है। अगर यह सब नहीं होना है, सरकार को विद्यालयों को कुछ नहीं देना है, तो फिर यह अस्थायीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया का क्या औचित्य है? क्यों खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों को बार बार नोटिस करके और प्रताड़ना कर दे रहे हैं तथा आर्थिक शोषण कर लाखों रुपया सुविधा शुल्क के नाम पर लेकर उनको नवीनीकरण और अस्थायीकरण के लिए दबाव बना रहे हैं तथा किसी विद्यालय से प्रेरणा पोर्टल पर आवेदन लेकर उनसे धनराशि प्राप्त कर उनको नवीनीकरण की जगह नवीन मान्यता का आदेश और अस्थायीकरण का एक प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अगर नवीनीकरण और अस्थायीकरण आवश्यक है तो एक साथ संपूर्ण विद्यालयों का, मेरे हिसाब से जिनकी संख्या लगभग 1 लाख है, 67,000 विद्यालय तो लगभग आरटी पोर्टल पर ही अंकित हैं और 80,000 के आसपास विद्यालय यूडाइस पोर्टल पर अंकित हो गए हैं। संपूर्ण जानकारी भारत सरकार के पास और राज्य सरकार के पास प्रत्येक विद्यालय की है। इस स्थिति से सभी अधिकारी अवगत हैं और सारे विद्यालय भी अवगत हैं कि जो विद्यालय जिन मानकों के अनुसार जिस शासनादेश के तहत मान्यता प्राप्त कर लिए उसमें कुछ न कुछ सुधार ही किए हैं, लेकिन जो 2023 का शासनादेश है या जो 2019 का शासनादेश है उसके अनुरूप अब विद्यालयों का मानक पूरा करना किसी विद्यालय के लिए संभव नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इन मानकों को पूरा न करने की वजह से इन विद्यालयों को बंद किया जाना है? और अगर बंद किया जाना है तो आगे की शिक्षा की व्यवस्था कैसे चलेगी? और अगर नवीनीकरण आज कराया जाना है तो जिन विद्यालयों की मान्यता 1989 से लेकर के 2021 तक दी गई और 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उनकी मान्यता की अवधि नियमानुसार समाप्त हो गया, फिर भी विद्यालय चलते रहे, विद्यालयों को छात्रवृत्ति दिया जाता रहा, विद्यालयों को छात्रपूर्ति दिया जाता रहा, विद्यालयों को यूडाइस पोर्टल पर, आरटी पोर्टल पर अंकित करके आरटी के बच्चे और आरटी का भुगतान दिया जाता रहा तथा प्रत्येक विद्यालय हजारों की संख्या में मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी करते रहे। उन अंकपत्रों और प्रमाण पत्रों के आधार पर लाखों लोग आगे की पढ़ाई करके और विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। इन सब का क्या होना है? स्पष्ट निर्णय होना आवश्यक है, स्पष्ट निर्देश जारी होना आवश्यक है। विद्यालय संचालित होने हैं या बंद करने हैं, कैसे शिक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चलनी है, यह लोकल स्तरीय खंड शिक्षा अधिकारी जो ब्लॉक स्तर पर नियुक्त हैं विद्यालयों को इसी तरह से आर्थिक शोषण करते रहेंगे, प्रताड़ना देते रहेंगे, या शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, विद्यालयों को सही तरीके से संचालित करने के लिए सहयोग करेंगे? किस लिए इनका नियुक्ति जारी किया गया है?
किस लिए यह नियुक्त हैं? विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, विद्यालयों के अध्यापकों कर्मचारियों को शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, विद्यालयों का सहयोग करने के लिए, या मान्यता प्राप्त विद्यालयों का आर्थिक और मानसिक शोषण करने के लिए? क्यों इनका पद निर्धारित है, यह सब भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है। हजारों की संख्या में विद्यालयों से लगातार संदेश आ रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी उनको बुला करके या स्वयं जा करके पीड़ित और प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में आप सब लोगों का जागरूक होना भी ज़रूरी है और सरकार के सामने यह प्रश्न उठाना भी ज़रूरी है कि कैसे चलेगा। 70% बच्चों को शिक्षित करने वाले इन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चाहे जिस रूप में जैसे भी हो, उस समय के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित होने, उनके द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही पत्रावली को स्वीकृत करके मान्यता प्रदान किया गया। उनका स्थलीय निरीक्षण, उनकी रिपोर्ट, उनकी संस्तुति उस समय मिली, तभी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त हुआ। और मान्यता मिलने के बाद किसी विद्यालय की व्यवस्था में कमी नहीं आई है, उत्तरोत्तर वृद्धि ही विद्यालयों ने किया है। लेकिन अब आज 2023 का शासनादेश या 2020 और 19 के शासनादेश के मानकों को वह विद्यालय अब पूर्ण नहीं कर सकते जो पूर्व से संचालित है। और 2023 के शासनादेश का पूर्ण तो कोई भी विद्यालय अब नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो केवल एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए बनाया गया लग रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न न्याय पंचायतों में, या कहा जाए कि संपूर्ण न्याय पंचायतों में विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। शायद उसी की सुविधा को देखते हुए 2023 के शासनादेश को बनाया गया है। कतई वह छोटी छोटी शिक्षा समितियों के द्वारा संचालित विद्यालयों को मान्यता देने के लिए नहीं बनाया गया है। अभी भी हजारों की संख्या में हमारे विद्यालय जो उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी शिक्षा समितियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उनको मान्यता नहीं दिया जा रहा है और उनके आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं, जबकि उनके सत्यापन के लिए या उनके आवेदन के लिए लाखों रुपया सुविधा शुल्क के रूप में लिया जा चुका है। ऐसे में यह पीड़ित विद्यालय वाले और विद्यालय संचालक, प्रबंधक, इन सब का आवाज़ बन करके आप सभी लोगों को सामने आना होगा और इनको न्याय दिलाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे विद्यालय संचालक जो करोड़ों रुपया लगा करके ज़मीन अपना देकर बिल्डिंग बना करके मान्यता की आस में बैठे हैं, विद्यालय संचालित कर रहे हैं, समाज में एक अपनी पहचान बना चुके हैं और समाज में एक अपना वो बता चुके हैं कि हम विद्यालय संचालक हैं, विद्यालय चलाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनका सपना अधूरा रह जाएगा। उनके सपनों को अगर पूरा करना है तो आप सभी लोगों को साथ आना होगा। हम सभी बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण आप सबका नेतृत्व करने को तैयार हैं और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आइए, साथ आइए, जुड़िए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर 9919030638 पर संपर्क करिए। आज पुनः मैं आपत्ति दाखिल कर रहा हूं गणेश कुमार जी के उस पत्र पर जो उन्होंने 30 दिसंबर 2024 को अपलोड किया है IRGS पोर्टल पर। धन्यवाद।